Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बैंकिंग के जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। OVD डॉक्यूमेंट्स फॉर KYC, जो नो योर कस्टमर की पॉलिसी है उसमें जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है बैंक में अगर आप अपनी KYC कर रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। लाइक योर पासपोर्ट, ये एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस, आपका प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार, ये भी एक OVD डॉक्यूमेंट है। आपका वोटर ID कार्ड, आपका जॉब कार्ड जो कि नरेगा की तरह इशू किया जाता है, जॉब कार्ड बाय नरेगा, एंड लेटर इशूड बाय द NPR, इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिस पे कि आपका नाम और एड्रेस दोनों इंक्लूड हो। तो ये 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द KYC पर्पस। अगर आपसे बैंक में जो इंटरव्यू है उसमें पूछा जाए कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं KYC के लिए, तो आप बता सकते हैं कि पासपोर्ट है, DL है, आधार है, वोटर है और जॉब कार्ड है, और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से लेटर इशू अगर किया है उसमें आपका नाम और आधार कार्ड, जो उसका नाम और एड्रेस इंक्लूड है, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ जो थी वो मैंने मिस कर दिया था, जो आपके लोन्स होते हैं। लोन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, लाइक आपका मॉर्टगेज हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, और जैसे प्लेज हो गया, या कुछ अदर कंडीशन लाइक योर डिपॉजिट हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपका रोल प्ले कर रहा है, बैंक है, एक कस्टमर है, तो इनमें क्या क्या टर्म्स को यूज़ किया जाता है। अगर हाइपोथिकेशन हो रहा है तो हाइपोथिकेशन के केस में, जो हाइपोथिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ समझ लीजिए कि एक इंटरेक्शन है बैंक और कस्टमर के बीच में, तो उस केस में बैंक को क्या कहेंगे, कस्टमर को क्या कहेंगे, तो ये चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, एक साइड है आपका बैंक और एक साइड है आपका कस्टमर। जो आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जो आपका डिपॉजिट है, तो इस केस में बैंक को हम क्या कहेंगे, बैंक क्या है, बैंक इस केस में है आपका डेटर, यानी कि उसके ऊपर ये उधार है, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसकी देनदारी है ये जो आपने पैसा जमा किया है। और कस्टमर इस केस में होगा क्रेडिटर, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पैसा मिलेगा प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, आपका फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग का जो भी डिपॉजिट है। अब दूसरी चीज़ है लोन। लोन के केस में बैंक क्या है, बैंक है आपका क्रेडिटर एंड कस्टमर इज़ डेटर, क्योंकि वो उधार ले रहा है बैंक से और उसको उस पर इंटरेस्ट भी देना है और उसको रिपे भी करना है इन EMI, और जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उसको पे करना है। अब लॉकर फैसिलिटी अगर है, बहुत सारे कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसमें लॉकर की फैसिलिटी दी जाती है, उस केस में बैंक जो है उसको बोला जाएगा लेजर और कस्टमर को कहा जाएगा लेसी, लेसर और लेजी। तो ये है आपका ये लॉकर के केस में। अब एक है प्लेज। प्लेज क्या होता है भाई, आपके पास गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट्स है, या कुछ आपके पास NSC सर्टिफिकेट है, या कुछ और चीज़ है, LIC पॉलिसी है, इसके अगेंस्ट अगर आप लोन ले रहे हैं, इसको प्लेज करोगे आप बैंक को, बैंक के नाम पे उसको असाइन कर दोगे। तो प्लेज के केस में जो बैंक है वो होगा आपका पोनर और कस्टमर होगा आपका पॉनी। ठीक है। मॉर्टगेज की बात करी जाए, जो मॉर्टगेज लोन होता है, ज़मीन का मॉर्टगेज किया जाता है, बैंकों के नाम पे मॉर्टगेज होता है, तो इस केस में बैंकों को कहा जाएगा मॉर्टगेजी और कस्टमर को कहा जाएगा मॉर्टगेजर। लास्ट है आपका हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन किसका किया जाता है, मान लीजिए को आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपका बाइक है, आपने बाइक के लिए लोन लिया, तो बाइक का हाइपोथिकेशन रहेगा बैंक के पास, बैंक उसका पोजीशन नहीं करेगा, बैंक के पास उसका अधिकार नहीं है अभी। पर अगर आप लोन को रिपे नहीं करेंगे तो उसके बाद बैंक जो कोर्ट है उसमें जो अपना सूट फाइल करके जो आपका बाइक है उसको अपने नाम पे कर सकता है, क्योंकि आपकी बाइक हाइपोथिकेटेड है टू द बैंक। तो इस केस में बैंकों को क्या कहा जाएगा, हाइपोथिकेटी।
और कस्टमर को कहा जाएगा हाइपोथिकेटर, क्योंकि ये हाइपोथिकेट कर रहा है अपनी बाइक को बैंक के नाम पे। तो ये कुछ टर्म्स थी। अब यहाँ पे जो आपकी 3 टर्म आई, हाइपोथिकेशन और जो आपका मॉर्टगेज है और प्लेज, इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है। एक है आपका प्लेज एंड योर हाइपोथिकेशन एंड थर्ड मॉर्टगेज। विद एग्जांपल हम देखेंगे। प्लेज के केस में आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट है, इसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं, ये आपने बैंक को दे दिया है, जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक ज्वेलरी है, गोल्ड है, स्टॉक है या एनएससी सर्टिफिकेट है, इसको क्या कर रहे हो आप, एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो और उसी के अगेंस्ट ही लोन ले रहे हो आप। अगर वो नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए गोल्ड की कुछ वैल्यू हुई, उसका 85% आपको लोन दे दिया जाएगा, तो इसको बोला जाता है प्लेज। ये बोला जाएगा प्लेज इन केस ऑफ गोल्ड लोन और या एनएससी के अगेंस्ट जो दिया जाता है, ज्वेलरी के अगेंस्ट जो दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका पोजेसन है, जो चीज़ का पोजेसन है, वो लेंडर के पास रहता है। जो बैंक है, बैंक पोजेस द सिक्योरिटी, जो आपने सिक्योरिटी दी है गोल्ड, तो वो बैंक के पास रहेगा। तो बैंक क्या कर सकता है, वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर आप लोन रिपे नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट उसको सेल करके अपना जो लोन है उसको जो रिकवर कर लेगा। तो ये है प्लेज। हाइपोथिकेशन के केस में इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ ए चार्ज ऑन ए मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल भी हो सकता है, जैसे आपका हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल क्या है भाई, आपने व्हीकल लोन लिया, ठीक है, आपका जो स्टॉक है, दुकान का लोन लिया, उसमें जो स्टॉक है वो हो गया। इसके अलावा जैसे आपका क्रॉप है जो आपने हार्वेस्ट करके रखा है, तो ऐसे करके जितनी भी ये चीज़ें हैं इनका हाइपोथिकेशन किया जाता है। हाइपोथिकेशन इन द सेंस जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने जिस चीज़ को हाइपोथिकेट किया है वो आपके पास ही रहेगा, उसका जो पोजेसन है, पोजेसन इज़ विद द बोरोवर के पास ही रहेगा। जैसे आप बाइक का लोन ले रहे हो, बाइक आपके नाम पे है, जो आपका आरसी बनेगा, आरसी आपके नाम पे ही रहेगी, पर उसमें एक पॉइंट लिखा होगा कि हाइपोथिकेटेड टू एसबीआई या हाइपोथिकेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक। इसका मतलब क्या है कि अभी वो बाइक आपके नाम पर ही है, पर इन केस अगर आप लोन को रिपे नहीं कर पाते हो तो बैंक के पास पावर है कि उसको सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। सूट फाइल करने के बाद वो जो आपका जो भी आपने हाइपोथिकेट किया है उसको वो सेल करके अपना लोन को रिकवर करेगा। प्लेज के केस में क्या था कि बैंकों के पास पहले से ही वो चीज़ थी, उनको कोई सूट फाइल नहीं करना पड़ा, वो कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। हाइपोथिकेशन के केस में क्या है कि पहले उसको सूट फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने नाम पे करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सेल करके जो लोन है उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो ये है आपका हाइपोथिकेशन। मॉर्टगेज की बात करी जाए, मॉर्टगेज में क्या है कि आपका जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक आपका जो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, लैंड, इसका मॉर्टगेज किया जाता है टू सिक्योर द लोन। इसमें क्या है कि जो पोजीशन है वो बोरोवर के पास रहता है, बट जो मॉर्टगेज है, जो रजिस्ट्री है, जो आपका सर्कल ऑफिस होता है, रेवेन्यू सर्कल ऑफिस, जो आपकी जमाबंदी रहेगी, उसमें एक रिमार्क्स लिख दिया जाएगा कि जो ये ज़मीन है वो अभी पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे इसकी नोटिंग हो रखी है अगेंस्ट ए लोन, लोन के अगेंस्ट इसकी नोटिंग कर रखी है, ऐसा कुछ वहाँ पे रिमार्क्स होगा। तो इस पे क्या है, इसके केस में भी जो बैंक होगा उसको सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। जब वो केस जीतेगा या मान लीजिए सूट फाइल करने के बाद उसके फेवर में अगर जाएगा, तो जो लोन अमाउंट है उसको, जो प्रॉपर्टी को सेल करके या ऑक्शन में या बिड में, उससे जितना भी अमाउंट आएगा उससे वो लोन को रिकवर कर लेगा। तो ये तो हो गया आपका प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज। अब यहाँ पे एक टर्म है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी आपके लोन्स होते हैं, पहले तक क्या था कि जो माइक्रो इंटरप्राइज है, स्मॉल इंटरप्राइज है, इन लोगों के पास कोलेट्रल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। कोई लोन उनको लेने जाना है अगर बैंक में, तो उनके पास अगर सिक्योरिटी नहीं है तो उनको लोन नहीं मिलता था। कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यवसायिक लोग थे जिनको लोन चाहिए था, पर उनको लोन नहीं मिला ड्यू टू द लेक ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक स्कीम शुरू करी, CGTMSE। तो इसके अंदर क्या किया
कि उन्होंने एक क्रेडिट गारंटी फंड को बनाया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी ने मिलके इसको जो है ये फंड को, ये जो ट्रस्ट है इसको चलाते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये आने से क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसको लोन चाहिए, उसको अपनी दुकान खोलनी है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, पर CGTMSE के केस में क्या होगा कि उस कस्टमर का जो लोन है उससे कुछ मिनिमम परसेंट, जो उसके लोन अमाउंट का कुछ मान लीजिए 0.37%, पहले तक ये था 2%, अभी इसको रिड्यूस कर दिया गया है, 0.37% आपको एनुअल फ़ी आपको देनी पड़ेगी। तो इतना देने से क्या होगा कि जो आपका 80% या आपका 75% ऑफ द लोन अमाउंट आपका सिक्योर हो जाएगा। ऐसी कुछ स्कीम है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो मैंडेट है वो है। जैसे मैं आपका बता देता हूँ, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए आपका अप टू 5 lakhs 85% ऑफ द लोन विल बी सिक्योर बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो CGTMSE है इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बोल सकते हैं एक तरीके से। और अबव 5 lakhs जो लोन होगा उसमें 75% ऑफ द लोन विल बी सिक्योर्ड। अब स्पेशल कैटेगरी लाइक वीमेन है, SC है, ST है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो इन लोगों के केस में 85% आपका लोन को सिक्योर किया जाएगा। आपको 0.37% आपको फीस, एनुअल फीस देनी पड़ेगी और आपका 85% ऑफ द लोन विल बी सिक्योर्ड। ठीक है। अब अदर कैटेगरी जितनी रह गई उन सब के केस में 75% ऑफ द लोन विल बी सिक्योर्ड बाय द CGTMSE गारंटी फंड। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कितने तक लोन यहाँ पे सिक्योर किए जा सकते हैं। तो 2 करोड़ तक के लोन में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ना आपको मॉर्गेज चाहिए, ना आपको कोई जो फिक्स डिपॉजिट है, लिक्विड सिक्योरिटी है, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपको एनुअल फीस देना है 0.37% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट। इतना देने से आपका जो अदर कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से मान लीजिए आपका मैक्सिमम 85% ऑफ द लोन विल बी सिक्योर्ड अप टू 2 करोड़। पहले तक ऐसा था, अब गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, टू इंक्रीज़ द फ्लो ऑफ मनी टू द एंटरप्रेन्योर्स, जो जितने भी नए नए एंटरप्राइज शुरू करने जा रहे हैं। और जो ये CGTMSE फंड का जो यूज़ है आजकल वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किया जाने लगा है। कुछ स्कीम्स है जो आपका है PMFME स्कीम, PMFME स्कीम, PMEGP स्कीम। तो इन स्कीम्स में भी आपका 2 करोड़ तक का जो आपका लोन है उसको सिक्योर किया जाता है CGTMSE फंड के द्वारा। अगर फार्मर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उसको एनुअल फी देना पड़ेगा और उसका लोन सिक्योर हो जाएगा। आपने PMFME की अगर स्कीम के बारे में नहीं पता है, PMEGP के बारे में नहीं पता है, KCC के बारे में नहीं पता है, NRLM के बारे में नहीं पता है, तो हमने इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। बस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको क्या देखना है कि उसमें कितना सब्सिडी है, कितना उसका कैपिंग है, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको देखनी है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम और जो आपका इंटरव्यू होने वाला है IBPS AFO का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।